और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। तस्वीरें कोलकाता विधानसभा परिसर की हैं, जहां बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में पार्टी के कुछ विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। सभी बीजेपी विधायक सर पर एक जैसा गमछा और कलश रखे नजर आए। साथ ही सबने एक सुर में वंदे मातरम भी गाया। इनके मुताबिक ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का शुद्धिकरण अभियान है। बिहार के बगहा इलाके में हुई एक शादी इन दिनों चर्चा में है क्योंकि दुल्हन साउथ अफ्रीका से आई है। खास बात यह है कि अमित से शादी करने के लिए खुद दुल्हन किम अपनी मां के साथ जोहानिसबर्ग से रामनगर पहुंची, जहां अमित का घर है। यहां दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई। दोनों ने 7 फेरे लिए और शादी के बंधन में बंध गए। अमित जोहानिसबर्ग में एक निजी कंपनी में मार्केटिंग लीडर के तौर पर काम करते हैं। यहीं 5 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के करीब आए। बाद में दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद शादी तय हुई। किम भारत आकर बेहद खुश है। उन्होंने हिंदी और भोजपुरी की कुछ लाइन्स भी सीख ली हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में एक महिला को डिजिटल बंधक बनाकर उससे 11 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। महिला पेशे से इंजीनियर है। उनके मुताबिक 13 नवंबर को किसी ने खुद को टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का अधिकारी बताते हुए फोन किया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी का साथ देने का फर्जी आरोप बताकर कॉल किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया और इसी फर्जी आरोप में डरा धमकाकर उनसे 11 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। दरअसल डिजिटली अरेस्ट में किसी व्यक्ति को उनके मोबाइल फोन पर डाउनलोड ऐप से लगातार जुड़े रहने को मजबूर किया जाता है। ऐप पर लगातार चैटिंग, ऑडियो, वीडियो कॉल कर उसे ऐप से लॉग आउट नहीं होने दिया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपनी कला के जरिए लोगों को जागरूक किया। खूबसूरत सैंड आर्ट के साथ उन्होंने एक मैसेज भी लिखा, कीप प्रॉमिस, मतलब वादा निभाइए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर देश में बच्चों में तेजी से बढ़ रही सांस की बीमारी से जुड़ी है। चीन में रहस्यमय निमोनिया बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। ठीक इसी तरह की बीमारी अमेरिका के ओहियो में भी सामने आई है। भारत में अभी इस बीमारी का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर मान रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को सांस से जुड़ी बीमारियां पहले से ज्यादा हो रही है। ऐसा क्यों है और बच्चों को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है, ये जानना समझना जरूरी है। इसलिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। दुनिया भर को चिंता में डालने वाली ये तस्वीरें उत्तरी चीन की हैं, जहां बड़ी तादाद में बच्चों को रहस्यमय निमोनिया ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। अलग अलग अस्पतालों में रोजाना हजारों की तादाद में बच्चे पहुंच रहे हैं, जिन्हें बुखार और फेफड़ों में समस्या है। ऐसी ही बीमारी ने अब अमेरिका के ओहियो में बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया है। खबर के अनुसार ओहियो में अगस्त से अब तक करीब 150 मामले सामने आए हैं, जिन्हें व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों की ये बीमारी ठीक चीन के रहस्यमय निमोनिया की तरह है, जिसमें फेफड़ों में संक्रमण के लिए हानिकारक वायरस को जिम्मेदार माना जा रहा है। बेशक चीन या ओहियो में फैली रहस्यमय निमोनिया बीमारी से सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर मान रहे हैं कि इसके अलावा भी भारत में बच्चों में सांस से जुड़ी समस्या तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह खराब लाइफस्टाइल और एलर्जी वाली चीजें हैं। इसलिए बच्चों की सेहत से जुड़े इस गंभीर मामले को लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बच्चों में सांस की समस्या और उसके लक्षणों को समझना जरूरी है। अगर बच्चे को कॉफ की समस्या हो, सांस लेने में परेशानी हो या घरघराहट हो, सीने में जकड़न और दर्द हो, तो इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा बच्चे को बुखार के साथ सुस्ती का एहसास हो, उसे भूख न लगे और वो चिड़चिड़ा नजर आए, तो हो सकता है कि उसे सांस से जुड़ी समस्या या बीमारी हो। चीन में बच्चों को जिस रहस्यमय बीमारी ने अपनी चपेट में लिया है, उसके लिए लॉकडाउन को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान घर में बंद रहने और कोरोना काल की पाबंदियों की वजह से ही बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हुई
और माना जा रहा है कि बच्चे मौसमी संक्रमणों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गए। लेकिन डॉक्टर्स की राय में कई और कारण भी हैं जिनकी वजह से भारत जैसे देश में बच्चों को सांस से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। इनमें वायु प्रदूषण सबसे अहम है। इसके अलावा घर के अंदर वेंटिलेशन की कमी, धूम्रपान, वायरल इन्फेक्शन, शारीरिक गतिविधियों से दूरी और पौष्टिक भोजन की कमी से बच्चों में सांस से जुड़ी बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। बच्चे खेल के मैदान से दूर और स्क्रीन के ज्यादा करीब होते जा रहे हैं, जिसका असर उनकी इम्यूनिटी पर पड़ रहा है। नवजात या छोटे बच्चों में इम्यूनिटी विकसित हो रही होती है, इसलिए उनके संक्रमण की चपेट में आने की आशंका वैसे भी ज्यादा रहती है। यहाँ आपका ये भी समझना जरूरी है कि बच्चों में सांस से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इनमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, क्रुप या कंठ रोग जैसी बीमारियां शामिल हैं। अक्सर मौसमी इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा भी बच्चों में सांस की समस्या की वजह बनता है। स्कूल, डे केयर में जहां बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद होते हैं, ये संक्रमण फैलता है और बड़ी संख्या में बच्चे इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा मौसम में आ रहे बदलाव से भी बच्चों को सांस की दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि बच्चों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन आवश्यक है। जरूरी वैक्सीन के अलावा इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीन बच्चों को जरूर दें। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, जैसे हाथ धोना, खासकर भोजन से पहले और खांसने या छींकने के बाद। बच्चों का हाथ धोना बहुत जरूरी है। बच्चों को सिगरेट के धुएं से दूर रखें और उनमें हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत डालें। संतुलित भोजन और जरूरी मात्रा में पानी दें। बच्चों को एक्सरसाइज या खेल कूद के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा जहां तक संभव हो बच्चों को प्रदूषण से दूर रखें, खासकर सर्दियों में जब प्रदूषण और संक्रमण दोनों ज्यादा होता है। बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना होगा। घर के अंदर भी हवा को शुद्ध रखने की कोशिश की जाए और घर में साफ सफाई का खास ख्याल रखें। इस तरह बच्चों में सांस की समस्या को लेकर खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए भी जानकारी वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के रहस्यमय निमोनिया को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क है। राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। निमोनिया जैसे वायरस को लेकर चीन में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस बीच इसको लेकर भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वायरस में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हैं, सबसे ज्यादा बच्चे ही चपेट में हैं। इस वायरस के चलते बच्चों में तेज बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चों के फेफड़ों पर यह वायरस बुरी तरह असर डाल रहा है। इससे बच्चों के फेफड़ों में सूजन तक हो रही है। लेकिन क्या ये वायरस भारत पहुंच चुका है? इस पूरे वायरस को लेकर आज दिल्ली सरकार ने एक बड़ी मीटिंग की। इस मीटिंग में कई सारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट मौजूद थे। मीटिंग के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं, जिससे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार रहे। हमारे अस्पतालों में इस तरीके का कोई ऐसा अलार्म नहीं है कि इस तरीके की कोई अननोन पैथोजन आए हों। बताया जा रहा है कि जो इन्फेक्शन आ रहे हैं वो बड़े नोन पैथोजन्स हैं, जो अक्सर इस सीजन के अंदर आते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हों चाहे वायरल हों। मगर फिर भी ताकि स्थिति के ऊपर हमारी नज़र रहे, इसलिए कुछ डिसीजंस हम लोगों ने लिए हैं। और वो डिसीजंस इस तरीके के हैं, तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर, जिससे आप जांच कर सकें कि कौन सा पैथोजन है जो आ रहा है और उसके लिए अलार्म रेज करना है। तो वो 2 हॉस्पिटल्स में शुरू करेंगे हम, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के अंदर, जो बच्चों का अस्पताल है, ताकि कोई भी सिचुएशन अगर बदलती है तो हमें पता चले। दूसरा, एंटीवायरल ड्रग्स जो बच्चों को सिरप की जरूरत होती है, उसके लिए हम लोग अभी डायरेक्शन दे रहे हैं कि उसको जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर हम लोग ले लें कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, जो कोविड के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के समय पे जो ज़रूरतें अस्पतालों के अंदर होनी चाहिए, उसके लिए भी हम एडवाइजरी कर रहे हैं, ताकि कोविड प्रिपेयर्डनेस पीडियाट्रिक केयर की नज़रिए से जो है दिल्ली के अस्पतालों के अंदर हो। और बेसिक एडवाइजरी एक हम लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि सीजनल तौर पे भी जनवरी के अंदर इस तरीके के खांसी, जुकाम और इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ेंगे।
तो ताकि पब्लिक के अंदर इसको लेके पैनिक ना हो, इसलिए लोग मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार रहें कि जनवरी में इस तरीके के मामले साधारण तौर पे भी बढ़ेंगे। चीन में बच्चों को चपेट में लेने वाली बीमारी क्या है और भारत में इसे लेकर क्यों सतर्क रहना चाहिए, बता रहे हैं डॉक्टर सुभाष गिरी। बात करें अपने इंडिया में तो यूजुअली जो वायरल इन्फेक्शंस चेंज ऑफ सीजन पे स्पेशली स्टार्ट ऑफ विंटर में आती हैं, रूटीनली आती हैं, वेरियस वायरस आते हैं जिसको हम कॉमन फ्लू बोलते हैं। ये कॉमन फ्लू वायरल फीवर ही है जिसके अंदर नाक बहना, गले का खराब होना, URI का होना, आंखें लाल हो जाना, तो ये रूटीन वही वायरस है जो कि आज की डेट में काफी बच्चों में वैसे भी देखने को मिल जाएगा। बट H9 और N2 सीरोटाइप की यदि हम बात करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग अभी इंडिया में कहीं पे मैंने नहीं पढ़ी, तो चांसेस ये है कि वो सीरोटाइप हमारे यहाँ नहीं है। उस सीरोटाइप में और दूसरे रूटीन फ्लू में ये डिफरेंस जरूर रहेगा कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं और उसका प्रेडिक्शन ज़्यादा छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा गया। मेरा जो अनुभव कहता है कि शायद हमें कोई ऐसी मेजर कोई कॉम्प्लिकेशंस यहाँ झेलने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो बच्चे हम लोगों के कंट्री में है वो कंपैरेटिवली गरीब पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से उनका वो रूटीन वायरस से एक्सपोजर ज्यादा रहता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से भी एक्सपोजर रहता है, चाहे इस सीरोटाइप के प्रति एक्सपोजर ना हो। तो उनका ओवरऑल वेरियस वायरसेस के प्रति इम्यूनिटी अच्छी होती है। यदि हमारे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है तो उनमें H9N2 की कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी और हम बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करें कि यहाँ पे आके कोई निमोनिया के एपिडेमिक्स या एडमिशंस की जरूरत पड़ेगी। और गवर्नमेंट भी काफी एहतियात ले रही है। हमारे जो मंत्रालय ने स्पेशली टाइम से पहले ही हम लोगों को एहतियात भी दे दी है कि आप अलर्ट रहिए, जरूरत पड़े तो चीज़ों जैसे हम आइसोलेशन की बात करें, बेड की बात करें या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स में मास्क यूज़ करने की N95 की उसकी बात करें, तो वो चीज़ें हमने जैसे डायरेक्शन आई हम उस चीज़ को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है, जिसमें वो घर घर जाकर लोगों से पूछेगी कि शराब घोटाले के आरोप में अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या पद पर बने रहकर जेल से सरकार चलानी चाहिए। यह हस्ताक्षर अभियान 20 तारीख तक चलेगा। इसके बाद 21 से 24 तारीख तक चौक चौराहों पर जनसंवाद होगा और फिर ये सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी जाएगी। मंगलवार को उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से निकाले गए 41 मजदूरों में से यूपी के 8 मजदूर लखनऊ पहुंचकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। इस दौरान सीएम ने उनका हालचाल लिया और टनल में गुजारे 17 दिनों की आपबीती सुनी। बाद में उन्होंने मजदूरों को सम्मानित भी किया। वहीं पटना और ओडिशा पहुंचे मजदूरों का भी स्वागत हुआ। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने वाले रैट माइनर्स से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। ये रैट माइनर्स दिल्ली जल बोर्ड के लिए काम करते हैं। सीएम ने इनसे बातचीत की और इन्हें सम्मानित भी किया। इस मौके पर दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने कहा कि ये सालों से दिल्ली जल बोर्ड की टीम से जुड़े हैं और मैनुअल खुदाई करते हैं। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में बीएसएफ जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, अलग अलग झांकियां निकाली। गृहमंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। उत्तरकाशी में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क और गरतांगली के गेट अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब ये अगले साल अप्रैल में खुलेगा। यहाँ हर साल हजारों सैलानी गोमुख, केदारताल, नंदनवन, वासुकी ताल, भैरो घाटी, नीलांग घाटी में सैर के लिए आते हैं। इस साल भी देश विदेश से करीब 31,000 सैलानी यहाँ घूमने आए। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धावे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। 3 दिसंबर यानी कि रविवार को साफ हो जाएगा कि 5 राज्यों में किसका राज तिलक होगा। नजर खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश पर है, जहां एग्जिट पोल के मुताबिक जनादेश सरकार के पक्ष में आने का अनुमान है। हालांकि नतीजों को लेकर सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। दंगल हो चुका, नतीजे आने वाले हैं। नजर इस बात पर है कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा और कौन जाने वाले हैं। लेकिन वास्तविक नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है।
माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह के जो जनहितैषी काम थे, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हमारी लगातार 20 साल की सरकार थी, उसको जनता ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। मन से आभार जनता का, कार्यकर्ताओं का। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनाने के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना सकती है। अनुमान है कि बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 69 से 90 सीटों में सिमट सकती है। हैरत की बात नहीं कि ऐसे अनुमान के साथ मध्य प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई। 5वीं बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 5वीं बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी को अच्छी तरह मैनेज किया, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत महिला वोटर्स को अपने साथ रखा। हालांकि अनुमान है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी जनता ने सरकार के पक्ष में मतदान किया है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त है। वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आला कमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती। सब मुद्दे भी लोगों के सामने थे कि भाई 10 साल दे दिया इस मोदी जी को, मोदी जी ने किया क्या। पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे। सारे खेल जब विफल हो गए और जनता ने जब खेल का खेला कर दिया है, तब उनको अपनी संभावित हार, संभावित नहीं अप्रत्याशित हार के सामने अपना चेहरा छुपाने के लिए बहाने ढूंढना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में ज्यादा फासला नहीं है, यानी दरवाजा दोनों के लिए खुला है। कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री का है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी। गहलोत का जादू अगर चलता है तो राजस्थान में सत्ता का रिवाज बदल सकता है और कांग्रेस की वापसी हो सकती है। इसी तरह एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार में वापसी हो सकती है। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि हालात ऐसे भी बन सकते हैं जहां निर्दलीय और बागी उम्मीदवार निर्णायक साबित हों। मामला करीब का हुआ तो चुनावी राज्यों में नतीजों के बाद जोड़ तोड़ की कोशिश से भी इनकार नहीं है। Are you ready if you get a call to take care of the MLAs in Bengaluru? No, whatever the party does, we have to do. What option you have? We don't have any option. लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जीत हार के बड़े मायने हैं। इसलिए इस जनादेश पर सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी दर्ज की गई। दिसंबर महीने की धमाकेदार शुरुआत करते हुए 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स 493 अंक उछला और 67,481 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 135 अंक चढ़कर 20,268 अंक पर पहुंचा। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 100 रूपये बढ़कर 63,300 रूपये हुआ। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 63,200 रूपये रही। वहीं चांदी के दाम में 500 रूपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 79,700 रूपये हुआ। तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया। LPG के दाम 21 रूपये तक बढ़े, जिसके बाद सिलेंडर का दाम 1796 रूपये हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ। जाहिर है कमर्शियल सिलेंडर की दर बढ़ने से चाय, पानी, खाने आदि के ठेले और दूसरे दुकानदारों को साल के आखिरी महीने में महंगाई का झटका लगा है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। धनबाद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर ने एक नया आविष्कार किया है, जिसमें शैवाल से कपड़ा बनाया गया है। वो भी ऐसा कपड़ा जिस पर आग का असर नहीं होता, यानी कि फायर प्रूफ फैब्रिक। वैज्ञानिकों ने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च किया जा रहा है। ये है धनबाद का सिम्फर यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर, और यहाँ कोशिश हो रही है एक ऐसा फैब्रिक बनाने की जिस पर आग का असर न हो, यानी फायर प्रूफ कपड़ा बनाने की। हालांकि यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर वी एंगुसेल्वी ने इसका प्रोटोटाइप तैयार भी कर लिया है। डॉक्टर वी एंगुसेल्वी ने समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले शैवाल से ऐसा कपड़ा बनाया है जिस पर आग का असर नहीं होता। उनके मुताबिक एल्गी या शैवाल से बने ये कपड़े फायर प्रूफ होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी हैं। Out of that, one day when we are testing the lab, it is not catching fire. वो है तो हम लोग सोचा था उसका कैसा फायर प्रूफ मटेरियल बन सकता है, क्योंकि फायर प्रूफ मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप्ड फ्रॉम द algal fabrics or algal filaments. This cloth will not catch the fire. It is 100% degradable. It never pollutes the environment and it is a renewable. डॉक्टर एंगुसेल्वी इस पर पिछले 2 साल से रिसर्च कर रही हैं। दरअसल शैवाल पर रिसर्च करने के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि इनकी कोशिकाओं में अग्निरोधी गुण होते हैं। तभी इन्हें विचार आया कि क्यों न इससे फायर प्रूफ कपड़े बनाकर देखा जाए, और फिर इन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया और अब ये बनकर तैयार भी है। हालांकि अभी इसको और जांचना परखना बाकी है और इसकी मजबूती को और बढ़ाने के उपायों पर भी रिसर्च करना है। Why this is important? Because for growing the cotton crops it takes 100 days, but grow the algae it take few hours. So हमको cotton का एक alternative, cotton का एक competitor लेके आया, that is the algae. So algae after carbon capture, the cellulose can be used as the fabrics form to produce the innovative fabrics, mainly fireproof fabrics, and it is under research. We are doing the research, we are developing the product and process right now. डॉक्टर एंगुसेल्वी का मानना है कि यह कॉटन का बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल भी है और इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है, और इसके धागों को कॉटन के मुकाबले जल्दी तैयार किया जा सकता है, क्योंकि शैवाल कॉटन सीड्स के मुकाबले जल्दी विकसित होते हैं। ऐसे में अब बस देखना यह है कि क्या इसे ऊन, कपास, रेशम और लिनन जैसे धागों के साथ ब्लेंड किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में कपड़ा उद्योग को बड़ा फायदा मिल सकेगा। सिथुन मोदक, धनबाद, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी छात्रों से जुड़े एक अहम फैसले की। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए अपनी बरसों पुरानी परंपरा को खत्म करने का फैसला किया है। CBSE की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में डिवीजन और डिस्टिंक्शन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही 2024 में परीक्षा देने वाले छात्रों की मार्कशीट में अंकों का प्रतिशत भी नहीं दिया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि अगर किसी छात्र ने 5 से अधिक विषय लिए हैं तो एडमिशन के लिए केवल सर्वोत्तम 5 विषयों के अंकों को ही आधार बनाया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि उसकी तरफ से अंकों के प्रतिशत की गणना, घोषणा या सूचना नहीं दी जाती है।
अगर हायर एजुकेशन या जॉब के लिए मार्क्स के प्रतिशत जरूरत है तो इसकी गणना खुद इंस्टीट्यूट या फिर कंपनी कर सकती है। बोर्ड ने मार्क्स को लेकर मची होड़ और अनहेल्दी कंपटीशन से बचने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले सीबीएसई ने रिजल्ट में टॉप मार्क्स पाने वाले छात्रों की मेरिट सूची जारी करने की प्रथा को भी खत्म कर दिया था। साफ है कि छात्रों के भविष्य को लेकर यह एक बड़ा कदम है। इस फैसले से छात्रों में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर दबाव कम होगा। सीबीएसई के इस फैसले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सीबीएसई बोर्ड बहुत दिनों से उसकी ये पॉलिसी रही है कि वो बच्चों को कोई क्राइटेरिया नहीं है उनकी कैलकुलेशन का। वो ये नहीं कहते हैं कि बच्चों को हम डिवीजन देंगे या उनका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे या फिर बच्चों को किसी भी तरह का ऐसा मेजरिंग स्केल हम नहीं देंगे। व्हाट दे हैव डन इन द पेपर दैट दोज मार्क्स विल बी शोन इन द रिजल्ट और नीचे नो डिवीजन ओनली पास्ड। तो आई थिंक ये जो है सबसे बड़ा जो ये वर्ड है पास एज वेल एज अब फेल का तो कोई चांस ही नहीं है, एसेंशियल रिपीट वर्ड कर दिया गया है। दीज आर ऑल द रीजंस सीबीएसई इज ट्राइंग टू डिस्ट्रेस स्टूडेंट्स। बच्चों को डिस्ट्रेस करने के यही सारे स्टेप सीबीएसई लगातार उठा रहा है। बच्चे आजकल हेल्दी कंपटीशन की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपस में उनका ऐसा कोई टकराव नहीं है या मार्क्स के बेसिस पे अगर एक नंबर ज्यादा आ गया कम आ गया उस पे उनका कोई इतना ही बड़ा इश्यू नहीं है। द ओनली थिंग इज कि वो बाद में जाके वो जिस कंपटीशन में अपने आप को स्कोर करता हुआ देखना चाहते हैं वहां वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द फाइनल थिंग। 12th लेवल पे या 10th लेवल पे उनके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या परसेंटेज आ रहा है, उससे कोई खास फर्क उन पे नहीं पड़ रहा है। स्ट्रेस में तो बच्चे नहीं रहते हैं क्योंकि हम खुद भी स्कूल में देखते हैं बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। और वो जो एजुकेशन सिस्टम है आज का, बच्चे उसे अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें भी पता है कि फ्यूचर में उनका जो करियर है वो अकेडमिक्स के रिजल्ट की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। बहुत से बच्चे जो कम परसेंटेज स्कोर करते हैं वो भी करियर में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। उन्हें भी पता है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो है वो मेरिट के बेसिस पे नहीं, एंट्रेंस के और उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उस एग्जाम में उसके बेसिस पे उन्हें सेलेक्ट करती है। सो आई थिंक कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों पर प्रेशर नहीं रहेगा। इस कारण प्रेशर पड़ने के कारण बच्चे सुसाइड भी करते हैं। अब ये प्रेशर नहीं रहेगा, पास फेल का रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे फैमिली का प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर, फ्रेंड का प्रेशर कि हमारा फ्रेंड इतना बढ़ गया, उतना हो गया, इसके रैंक इतने आगे, ऐसा होता है। मतलब ये सब खत्म हो जाएगा अब। ये सब बढ़िया। जैसे कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में भी कोई ये नहीं कहेगा कि तुम लूजर हो या कम रैंक से आए हैं तुम्हारे, ये इस सब वगैरह। प्रेशर भी कम हो जाएगा और हमें डिवीजन की भी दिक्कत नहीं रहेगी और हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें एडमिशन भी मिल जाएगा। तो हमें घर की भी दिक्कत नहीं रहेगी कि हमें सुनना पड़ेगा, और गली वालों की भी सुननी पड़ती है और रिश्तेदारों की भी सुननी पड़ती है, तो वो हमें नहीं सुननी पड़ेगी। दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क में स्क्रैप से डायनासोर बनाए जा रहे हैं। जंगल की थीम पर बन रहे इस पार्क में वेस्ट मटेरियल से कुल 40 डायनासोर बनाए जा रहे हैं। इन डायनासोर में सबसे लंबा डायनासोर 60 फीट का होगा, जिसके भीतर लोगों के बैठने की भी व्यवस्था होगी और बच्चे उससे बातचीत भी कर सकेंगे। तो देखिए राजधानी दिल्ली में डायनासोर की ये दुनिया। दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क, राजधानी में डायनासोर की दुनिया। जंगल की थीम पर डायनासोर पार्क। दिल्ली में वेस्ट टू वंडर पार्क में वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर 40 डायनासोर बनाए जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा डायनासोर 60 फीट का होगा, जिसमें लोहे के स्क्रैप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 24 छोटे छोटे डायनासोर बनाए जा रहे हैं। बड़ी बात है कि ये दुनिया का पहला ऐसा डायनासोर पार्क है जो वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है और इसमें 15 अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर बनाए जा रहे हैं। अब बस कुछ दिनों का और इंतजार होगा और उसके बाद आप दिल्ली के सबसे बड़े डायनासोर पार्क, दिल्ली का सबसे बड़ा कहना तो गलत होगा, दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर पार्क जो स्क्रैप मटेरियल से बना है, वहां आप पाएंगे, इसका लुत्फ उठा पाएंगे और एक साथ 15 अलग अलग तरह के जो डायनासोर हैं उन्हें देख पाएंगे। इस दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क में ही स्क्रैप मटेरियल से इस तरह के डायनासोर्स बनाए जा रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इस तरह के 40 डायनासोर बनाए गए हैं। वेस्ट टू वंडर पार्क में बने डायनासोर की खासियत ये भी है कि ये डायनासोर न सिर्फ देखने में रियल लगेंगे बल्कि इनकी आंखें, गर्दन और पूंछ में मूवमेंट भी होगा।
इसके साथ बड़े आकार के डायनासोर के भीतर बैठने का भी इंतजाम किया गया है। मूवमेंट डाला है हमने, कुछ फ्लेम भी करेंगे मुंह से जो हमने डाला है टीरेक्स में। कुछ आंखों में बहुत अच्छी लाइट डाली है जिससे दिखेगा एक डरावना फील, और कुछ गर्दन हिलाएंगे, कुछ टेल हिलाएंगे, तो एक मूवमेंट भी हमने पूरे पार्क में डाला गया है। दिल्ली एमसीडी की ओर से बनाया जा रहा ये पार्क पर्यावरण के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि इस पार्क बनाने के दौरान पहले से मौजूद किसी भी पेड़ या झाड़ी को काटा नहीं गया है। यानी कि ये डायनासोर पार्क जंगल थीम पर बनाया जा रहा है, जिसमें 300 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। हमने इस बार मेटल स्क्रैप को यूज किया है, सीएनडी वेस्ट को यूज किया है, टायर को यूज किया है, हॉर्टिकल्चर वेस्ट को यूज किया है। तो हर एक मीडियम को वेस्ट मटेरियल को यूज करके ये पूरा पार्क बनाया गया है, जिसमें अब ध्यान में रखा गया है कि बच्चे भी इसके साथ कुछ इंटरेक्टिव होंगे। दिल्ली में वेस्ट मटेरियल से बन रही डायनासोर की ये छोटी सी दुनिया आने वाले दिनों में सैलानियों के लिए बेहद खास होने वाली है। इस पार्क का 85% तक का काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि ये आम लोगों के लिए डायनासोर पार्क नए साल के मौके पर खोल दिया जाएगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।